नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और ये खास इसलिए है क्योंकि जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती थी, जो अपनी उसूलों के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए जाने वाली पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। स्क्रीन पर जो आपको चीज दिख रही है, जो दो चेहरे दिख रहे हैं, ये तो हाल के हैं। इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई जो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। इसी पर आज हम बात करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए भाजपा में चल रहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम अभिनंदन समारोह ने यूपी में पार्टी पदाधिकारियों को हैरान कर दिया है। जहां भगवा पार्टी हॉल में ही लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी थी, जहां एनडीए तीसरी बार केंद्र सरकार में बनाने में कामयाब रही, वहीं यूपी में न केवल उसकी सीटें 64 से घटकर 37 रह गई, भाजपा का वोट शेयर भी 2019 में 49.98% से घटकर अब केवल 41.37% रह गया है। लगभग 8% का नुकसान। पार्टी के इतने निराशाजनक प्रदर्शन के साथ पूरे राज्य में आयोजित किए जा रहे अभिनंदन समारोह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को समान रूप से परेशान कर दिया है। जहां अधिकांश नेताओं ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है, वहीं कुछ जगहों से असंतोष की छिटपुट आवाजें आ रही हैं। बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं, ये कहा जा रहा है। जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी आगामी 2027 के चुनाव में राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी। अपनी शंका जाहिर करते हुए वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और यूपी नेतृत्व को संबंध में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वायरल वीडियो में ये जौनपुर से जो विधायक हैं ये कह रहे हैं। कृपा शंकर सिंह, उन्होंने भी संगठन पर आरोप लगाया कि मैं केंद्र में शिकायत करूंगा, मैं शीर्ष नेतृत्व को शिकायत करूंगा कि भाई ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं। जौनपुर से हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे, कोई सीधा आईएएस आईपीएस नहीं थे, पुराने राजनीतिक हैं। यूपी में लड़ रहे थे पहली बार चुनाव, जौनपुर सीट से, जहां पर एक आईएएस और एक बाहुबली को धोखा चकमा देकर, माफ करिएगा धोखा नहीं, चकमा देकर इनको टिकट मिली थी और चुपचाप टिकट ले आए थे। थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे आपको, ज्यादा पीछे नहीं, सिद्धार्थनगर की तस्वीरें देखिए, फिर मैं और जगह की बात करूंगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सतीश द्विवेदी पूर्व मंत्री हैं, ये उनके समर्थक और जगदंबिका पाल के समर्थकों के बीच हाथापाई हो रही है। तस्वीरें खुद देखिए। अब ये बता रहा है कि भाई यहां पर तो 2 धड़े हो गए। गाजीपुर में एक बयान था, वो बयान मुझे अभी याद आया, जो कह रहे थे, गाजीपुर से अभी सांसद पद की शपथ ली नहीं है शायद उन्होंने, अफजाल अंसारी कह रहे थे तो योगी जी का धन्य हो कि 37 आ गई वरना 3 आती। इतनी अंतरकला है। ये तो सामने की पार्टी के लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी बता देती है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है। इस तरीके का उसके पास जवाब है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से इस बात को लेंगे, लेकिन पूर्व मंत्री और बहुत ताकतवर मंत्री रहे 2017 से 22 तक, मोती सिंह के इस बयान को सुनिए, फिर बारी बारी और भी बयान सुनाएंगे। लेकिन पहले प्रतापगढ़ के रहने वाले मोती सिंह, जो पूर्व विधायक भी हैं पट्टी से, उनका ये बयान सुनिए। 9 सचिव नगर पंचायत नहीं, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कहीं न कहीं अपने लोग। इसलिए बीजेपी को कोई कमजोर इसलिए नहीं कर सकता
कि लोकसभा के चुनाव में या वे शिकायत तो करते थे कि वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिना मांगे मित्रों 67,000 वोट अगर मिल सकता है किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी में कम हो लेके दिखा दे। ये जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, मैं तो मानता हूं संगमलाल जी को आज आना था, लेकिन वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अभी चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा था। मैंने कहीं बयान में पढ़ा था कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं तहसील जाऊंगा, मैं थाना घेरूंगा, मैं कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपने शरीर का खून भी दूंगा। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। 67,000 वोट ऐसे ही नहीं मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिल गए और खुद कह रहे हैं कि ये मत कहा करिए कि वोट मांगने नहीं आए। और बीजेपी को कमजोर सिर्फ अपने लोग कर सकते हैं, स्थिति पता है सबको। अब जरा रुक करते हैं रमेश मिश्रा का। बदलापुर से विधायक हैं जौनपुर के, और उसके बाद जौनपुर से ही चुनाव लड़े कृपाशंकर सिंह का भी पूरा बयान सुनाएंगे अनकट आपको। पहले रमेश मिश्रा को सुनिए। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। और ये सब जो बयान है वो इसलिए खास हो जाते हैं, ये इसलिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, कल कार्य समिति की बैठक है प्रदेश, और यहां पर मैं बता रहा हूं जिस तरीके की कल तस्वीरें आने वाली हैं। अभी बैठकों में पहली बार ऐसा हुआ है, जो अंदर खाने से मुझे खबर है, कि कई लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी में नहीं होता था। बीजेपी में नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, खेमेबाजी शुरू हो गई है। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे, जौनपुर से जब टिकट मिली तो अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और उसके बाद जब नतीजे आए तो कुछ कह नहीं पाए। बाद में उनका भी दर्द छलका है, वो भी सुन लीजिए। मुझे आपको मिला, मैं गया उसके घर में और मैंने कप्तान को कहा कि अगर ये थानेदार 5 दिन से ज्यादा हुआ आप भी हमारे व्यापार को दिखाना। हालांकि उसका मुआवजा हुआ, कार्रवाई होती है। इसलिए मेरी एक सूचना थी, आप विधायक हो, जब आपकी मीटिंग हो मुख्यमंत्री के साथ में, आपने सबसे बड़ी बेटियां कि हमारा कार्यकर्ता अभी तक उसको ये नहीं एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार है। हिम्मत नहीं की किसी दुकान में बूथ कैंसर हो रही है, भाजपा का उसके साथ कोई को बताया गया। मैं आपसे निवेदन क्यों नहीं कर रहा हूं आपको, हम एक तरह से सजग होकर काम कर रहे हैं। ये बड़ा शहर है, अधिकारियों की बात सुनने जाएगी, भाई विधायक की बात नहीं सुनी जाएगी, ये नहीं चलेगा। एक वहां का बदमाश थाने में जाने के डराने मिलेगा और हमारा कार्यकर्ता पिटेगा, ये नहीं चलेगा।
कितनी बार कार्यक्रम अपने बनेगा, कहेगा क्यों ना बात कर लो। इसलिए समय आ गया है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, वहां सारी बात कह सकते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको जरूरत है जिला अध्यक्ष की अगुवाई करेगा, हम सब लोग उसमें चल करके उनको मनवाएंगे और अनेक ऐसे निकालेंगे। एक जिसे मैंने देखा हमारा भाई आज ही जन्म हमारे उसने कुछ बोला तो मैं मेरी बात करता, मैं सोचता सबका छोटा प्यारा बच्चा है, आज इसको मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसको लगे कि मैं पढ़ने से बात कर रहा था, तब तक हमारे साथ है। लेकिन आपकी जनता को लेकर आपके उत्साह और सीधे आपको दिल्ली ले जाते हैं। यहाँ उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, क्या कुछ है सुन लेते हैं। आपके सामने एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। आपके सवाल। सर 2 सवाल। एक तो जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, आपको लगता है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं जनता ने इस पर भी अपना एक जनादेश दिया है? लगातार जनता संदेश दे रही है, जनता जीतने वाले को भी संदेश दे। लखनऊ में बीजेपी की कलकार समिति बैठक है, उसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने वहां के हालचाल को देखा, उसको देखिए।
लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्य समिति की कल बैठक आयोजित होगी लखनऊ में और इस बैठक में कई तरीके के प्रश्न रखे जाएंगे। यानी कि कहीं न कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उप विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा रखी जाएगी। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी रणनीति के साथ में इस बार उतरने का प्रयास करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में वो जो बढ़त हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए हैं, उसी कड़ी को लेकर के इस बार की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस बार की कार्य समिति की अगर हम बैठक की बात करते हैं तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर हम चर्चा करते हैं तो आज इस बैठक में, कल होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के भी चर्चाएं रखी जा सकती हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार की जो बैठक होगी कार्य समिति की, जो भाजपा की कार्य समिति की जो बैठक है, इसमें कई चीजों को लेकर के रखा जाएगा। साथ ही साथ में कैसे रूपरेखा तैयार की जाएगी इन विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव होने हैं, और इसके साथ साथ कैसे 27 की तैयारी करनी, कैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बार आगे बढ़ना है और किस लक्ष्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो तमाम चीजों के बिंदुओं को लेकर के इस बार की कार्य समिति की बैठक में बहुत सी चीजों पर चर्चाएं होनी हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख, कांग्रेस से अमलेन्द्र त्रिपाठी, सपा से वरुण मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी हैं और डॉक्टर राज तिलक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास आऊँगा। सर, काफ़ी दिन बाद आज आपके साथ डिबेट करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो जो आज उपचुनाव के नतीजे आए, अभी हम लोग पवन खेड़ा को भी सुन रहे थे, बड़ा खुश हैं वो कि हमारा अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के लोग जिस चीज़ का आरोप लगा रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, आम आदमी पार्टी यूपी में आके ये चीज़ें कही जा रही थी, वो तो मंत्री भी कह रहे हैं, पूर्व मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, कृपा शंकर सिंह भी ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता का सुबह मेरे लिए नारे लगा रहा, रात में उसका घर गिराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टारगेट तो एक ही एनर्जी सोर्स, ऐसा मुझे लग रहा है, हो रहा है। देखिए, जो बाई इलेक्शन हुए 13 सीटों के लिए, उनके जो रुझान है, मेरे ख्याल में परिणाम भी शायद आ गए, हमने बहुत दिन से देखा नहीं। तो 10 से 11 गठबंधन को मिले हैं, इंक्लूडिंग निर्दलीय, और 2 बीजेपी। अब उसमें अब बीजेपी ये तो नहीं कह सकती कि साहब विपक्षी दलों ने सत्ता का दुरुपयोग कर लिया, क्योंकि सत्ता के पास होती, तो एक हथियार उनका बेकार है, उसको इसलिए नहीं उठा, ऐसा कुछ वो कह भी नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल बना है 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें इस तरह के परिणाम की आशा थी। 11 और अगर 2 नहीं होता तो हो सकता 9 और 4 होता। 11-2 है तो ज्यादा निराशाजनक है भाजपा के लिए। और अब भाजपा के लोग ही ये बताने लग गए हैं कि भाजपा की स्थिति क्या है। मोती सिंह बता रहे कि तहसील थानों में भ्रष्टाचार चल रहा, और ये फैक्ट। अच्छा, ये लोग क्यों कह रहे हैं? सारे इसके बावजूद कि हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए या नाराज हो जाए हाईकमान, उनको लड़ना चुनाव 22 में, तो जो स्थिति है उसमें चुनाव तो नहीं जीत सकते। तो जो जमीनी नेता उनकी कोई सुन नहीं रहा, और जो आयातित नेता, अभी आप वीडियो दिखा रहे थे अपना उनका कृपा शंकर सिंह का, वो जौनपुर के हैं जरूर, लेकिन राजनीति तो मुंबई में करते रहे वर्ष अरसे से। पहले कांग्रेस में थे, वहां कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, बिजनेस भी ठीक ठाक है, और जौनपुर आते जाते रहते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जौनपुर उनकी कोई कर्म भूमि नहीं है पॉलिटिक्स, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इसमें को बहुत आश्चर्य की बात नहीं। सरकार ने उनको चुनाव जिताने के लिए धनंजय सिंह को जेल से छुड़वाया, उनकी पत्नी को बीएसपी से टिकट मिल गया तो उधर जुगाड़ करके उनका टिकट वापस करा दिया, ताकि धनंजय सिंह पूरी ताकत से लग जाए। और ये एक फैक्ट था
कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हालांकि शुरुआत तो हुई थी गुजरात से, ठाकुर नाराज थे और इस बात को हमारे जो हाईकमान है बीजेपी को उसने सीरियसली नहीं लिया और अगर योगी जी के भरोसे छोड़ दिया जाता तो मुझे लगता कि शायद बेटर रिजल्ट होते, परंतु उसमें अमित शाह और योगी जी के अहम सामने आ जाता। अमित शाह सीधे बात कर रहे हैं धनंजय से। अमित शाह ने एक दिन बुलाया अपना राजा भैया को भी, बकायदा प्लेन और भेज के, योगी जी को भी प्लेन लगा- भेज दिया, बेंगलोर बुला लिया। हाँ बेंगलोर पहले बुलाया, हाँ बेंगलोर बुलाया और कुल मिलाकर ये रहा कि राजा भैया से सेटिंग हुई और मेनका गांधी हार गई, जो ये समझा जाता था कि बड़ी नेता थी और अपने उस पूरे इलाके में अम्मा के नाम से संबोधित की जाती। और 4 दिन पहले ये तय हो गया कि चुनाव हार गई जब वरुण गांधी वहां जाकर के वोट मांगने लगे, तब क्लियर हो गया था कि मेनका गांधी हार गई। अब वो नहीं बल्कि प्रतापगढ़ कई सीटें हारे, लेकिन अब ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अपने बाबा भी नहीं कहते कि ठाकुर नाराज है और अमित शाह भी नहीं कहते, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें लोग नाराज थे, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि उनको लग रहा था और अपने मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री जो योगी जी इनको हटाने की चाल चल रही, और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 2022 में जब चुनाव हो रहा था तब भी ये था कि अब गए कि तब गए, लेकिन योगी जी अपना सेटिंग फिट किए रहते हैं। और अच्छी बात क्या है योगी जी के साथ, सारी बातों से के बाद उनका अपना एक वोटर बैंक भी क्रिएट हो। वो आरएसएस वोट बैंक के सहारे नहीं है, वो एक जो युवा लड़का है जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, उसको योगी में एक नेता दिखाई पड़ने लग गया। और वो तो चुनाव जब लड़ते थे बीजेपी में जब नहीं थे, अभी भी बीजेपी को एक तरह से सदस्य नहीं है, आरएसएस के भी सदस्य नहीं है, हिंदू महासभा लड़ते थे। तो हिंदू महासभा का वो जो विस्तार हो गया पूरे प्रदेश में, तो उनका एक अलग वोट बैंक क्रिएट हो गया है। तो योगी जी को मालूम है और ये बात सत्ता पक्ष को ही मालूम है कि योगी को हम छेड़ेंगे तो ये युवक का जो वोट है कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल। और जो ढंग से कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये वो भाजपा विधायक ठीक कह रहे। सवाल ये कि कौन कहे, हु विल बेल द कैट, कौन घंटी बांधे, क्या किसी की हैसियत है जो रिपोर्ट भेजे कि सरकार मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता था, मोदी जी के चेहरे की वैल्यू नहीं रही, वोट नहीं मिला है, किसी में हैसियत कहने की। भाई जब मिलता था तो मोदी जी थे, अब नहीं मिला तो आप फलाने को ढूंढिए, धमाके को ढूंढिए, घंटी लिए घूम। बिल्कुल। और अब मोती सिंह कह रहे हैं कि अब आप शिकायत ये रहती है कि घर वोट मांगने नहीं आए, लेकिन तब भी 67,000 वोट मिल गया ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको, आप वोट ही नहीं मांगने गए हैं। और वही है, देवेंद्र प्रमुख जी सारी बातें सुन रहे हैं, मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, मुस्कान आपकी ज़रूर अच्छी है, लग रही है, लेकिन जो बात बड़ी ये है कि भाई दिक्कत है पार्टी में कुछ तो जो आप लोग मान नहीं रहे हैं। वरना मुझे याद है अवध, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र और एक कोई और क्षेत्र की बैठक लेने अमित शाह एटेंडम आ गए थे एक जगह, और वहाँ पर कई विधायकों को क्लास भी लगाई थी। वरुण मिश्रा जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, इन्हीं के शहर आए थे वो। कानपुर में आए थे होटल में, जब उन्होंने एक रात गुजारी और यहाँ पर क्लास भी ली थी, मगर देवेंद्र जी विशाल सर क्या कहेंगे, ठीक है या नहीं है? अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सब आपके नेता कह रहे हैं। एक चीज मेरी लिखी, बस हमने लिखा है उसको, बोल तो वही लोग रहे कि भैया थाने में सुन नहीं रही हो। मुझे 110% पता है किसी मामले में मोती सिंह ने पैरवी की होगी तहसीलदार के फोन करके, और उसने कहा भाई साहब आप जिसका नाम ले रहे हैं उससे लिखवा लाइए, तभी करेंगे। यही हुआ है, किसी थाने में फोन किया होगा रमेश मिश्रा ने, एसपी ने कह दिया होगा नहीं भाई साहब आप इसमें इंटरफेयर मत करिए, ऊपर का मामला है। ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ा है और वरिष्ठ हैं बहुत ज्यादा। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत दिन के बाद सुरेंद्र आज दुबे नाम डिबेट है में सर मौका का। मिला, लेकिन मैं बैठा हूं हाँ, और उनकी बात को काट करना आसान काम नहीं होता और ना हो पाएगा, क्योंकि उनका अनुभव भी है, उनकी शिक्षा भी है। लेकिन मैं अपनी पार्टी का जो पक्ष आपके साथ रखता हूं, जिस तरह से आपने माननीय विधायक जी का इनका दिया, ये चीज हो सकती है कि इस सरकार का ये पैटर्न रहा है कि थाना, तहसील, चौकी सबसे पहले जो कंट्रोल करने का काम था वो स्वयं से शुरुआत हुई थी। कोई विधायक या कोई मंत्री किसी तरह का जो है, जब कानून का कोई मामला हो, जब अमला जो है प्रशासनिक कोई मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का, तो उसमें पूरी छूट जो है होती है कि आप जो वहां का सक्षम अधिकारी है, सबसे पहले वहां के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हो और जो न्यायप्रिय बातें वो हो। थाना और चौकी जो है ये तहसील, इसके साथ ये जमीनी राजनीति के लिए एक जड़ होती है। मतलब देहात का जो एरिया होता है, इनमें बहुत गहराई से यहाँ विधायकों को या जो पार्टी के अन्य नेता होते हैं उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें होती है। इस यहाँ से एक दिक्कत थी पहली सरकारों में। हमारी सरकार का बदलने का जो कारण था इस पैटर्न को, यही था कि यहाँ बैठकर जो है सारे नेता अपनी राजनीति चलाते थे। उससे नुकसान हो सकता है आज जब आज नेता को लंबे समय तक ये काम चलता कि उनके एक फोन पर ट्रांसफर हो जाना, एक फोन पर किसी सिपाही दरोगा को हटा देना या किसी पर मुकदमा दर्द हो जाना, ये चीज जो है देखने में छोटी लगती थी, लेकिन अब इसके परिणाम आते हैं। एक छोटी सी देवेंद्र जी, आपको बहुत छोटी सी घटना याद दिला दूं, 2 दिन पहले की है। बिठूर से विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा। एक रात वो एक को छुड़ाने चले गए थाने, ग्वालटोली थाने में बैठे रहे और वहां पर बड़ा आडंबर रचा और अगले दिन कहा कि मैं 11 बजे कमिश्नरेट का घेराव करूंगा, ये अधिकारी बीजेपी सरकार में मेरी सुन नहीं रहे हैं। और शाम को वो जाते हैं लखनऊ अगले दिन सुबह, और शाम को 5 बजे मीटिंग होती, 7 बजे फरमानी का ऑर्डर आ जाता है उस इंस्पेक्टर के खिलाफ। तो 1 घंटे का सफर करके भी तो ट्रांसफर हो जा रहा है, फोन पे हो ना हो, आदमी लखनऊ से करा ला रहा है। आज समझिए, और सोशल मीडिया पे पूरी तस्वीरें हैं, सारी चीजें हैं। देखिए विशाल सर, आपकी बात में कितना दम है, कैसे हो सकता है, ये बात देखिए आपने रखी है डिबेट्स के माध्यम से ये निकलकर। मैं सिर्फ इस पर यही कहूंगा कि आपने कहा जिस तरह से एक विधायक को लखनऊ जाना पड़ा है इंस्पेक्टर के खिलाफ, इतना प्रयास करना पड़ा, कहां से कोई एविडेंस आया। कभी कभार जो है प्रशासनिक जो अमला होता है उसमें तहसील हो, चाका, थाना जितने भी हैं, या जिले स्तर की बात हो या जिले के कप्तान की बात हो, कहीं चूक अगर हो रही हो तो सरकार का कोई नुमाइंदा अगर एविडेंस के साथ सरकार के पक्ष जाकर या माननीय गृह सचिव के सामने जाकर कोई एविडेंस पेश कर सकता है, तो ये एक हो सकती है प्रक्रिया। लेकिन ये जो बदलाव की मैंने बात की, ये बिल्कुल अलग चीज है कि आप जो है लखनऊ थाना या यहाँ सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। एक ही फोन में कप्तान के यहाँ से इंस्पेक्टर का, थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर होना लाजमी था कुछ घंटों में। तो बदलाव जो है वो काफी हुए हैं और इसका ये आज जिस पर हमें डिबेट करनी पड़ रही है, ये चीज जो है रोजमर्रा की थी पार्टियों में। आज ठीक है, हमारे सामने कोई चीज आ रही है, हम उसको नकार नहीं सकते। हमारी पार्टी का डिसिप्लिन जो है, जो थोड़ी व्यवस्था औरों से अलग है। हमारे घर में अगर कोई बात होती है तो वो ओपन नहीं आती है, जल्दी से नहीं आती है, अगर आई है तो संभालने की हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये पार्टी आज सत्ता में नहीं है, सत्ता में रहने के बाद रोज कुछ थे ये लोग। सुरेंद्र सर क्लियर कर देंगे कि पहली सरकारों में जो पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में थी ना, ये 7 से 12 और 12 से 17 वाली, रोज का जूतम पता रहा था, थाना अध्यक्षों को थप्पड़े मार देते थे बैठकर, भाई कप्तान का गिरवान पकड़ लेते थे। ये शासन प्रशासन की जब लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आज उत्तर प्रदेश बदला हुआ नजर नहीं आता। सरकार किसी की रहो, देखिए जीवन भर कोई नहीं आता। मैं कहता हूं कि दूसरा पैटर्न योगी जी का चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आज देख नहीं रहे कि आप जो है ये छोटी लड़ाई के लिए हम जरूर डिबेट कर रहे हैं, कहीं हम उस पर जवाब दे रहे हैं। अरे भाई साहब, लड़ाई नहीं है तो आपकी पार्टी के अंतर कल है। अभी आप पार्टी वाले पे जा ही नहीं रहे हो, आप तो लॉ एंड ऑर्डर पे आ गए। लेकिन बड़ा सवाल ये तो अपनी सरकार में जब विधायक और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मतलब आप ये समझ लीजिए जिसके पर भरोसा करके लोग आए। मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ एक वक्त है। अब हम रुक करते हैं हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं अमरेंद्र त्रिपाठी का। अमरेंद्र, यूपी में अब आपकी फिलहाल तो लोकसभा में आमद हो गई है, 1 से 6 आप हो चुके हैं। विधायकों में अभी भी संघर्ष है। उपचुनाव में आपको उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन आपको 1-2 सीटें
देती है तो यूपी में आपका और काडर मजबूत होगा। लेकिन बड़ा सवाल, आज तो आप लोग के लिए अच्छा दिन है। बीजेपी को लेकर तमाम चीजें राहुल गांधी कहते आए हैं जब भी वो यूपी आए हैं, और आपका अलायंस भी लगातार कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी इस देश के लिए ठीक नहीं है। वैसे आपने देखा आज देश में उपचुनाव हुए हैं, जहां जहां पे विधानसभाओं में वहां पे देखिए कितनी अच्छी इंडिया अलायंस की जीत हुई है। इससे एक चीज तो साफ तौर पर स्पष्ट हो गई है कि जो पार्टी देश को तोड़ने का कार्य कर रही है, लोगों को झूठ परोसने का कार्य कर रही है, उसको जनता ने फाड़ के फेंक दिया है। अभी आपने कुछ देर पहले कुछ बाइट सुनाए अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तो देखिए एक चीज को बड़े साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अमलेंद्र, आपको रोकेंगे इसी बीच, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बीजेपी की कल बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी करेंगे लीड। कल बड़ी संख्या में विधायक करेंगे शिरकत। शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी शिकायत। पब्लिक सर्विस के मामलों को लेकर एमएलए नाराज। पब्लिक सर्विस के मामलों को लेकर एमएलए नाराज। शीर्ष नेतृत्व से विधायकों का 1-to-1 होगा। बैठक में अगले विधानसभा को लेकर भी होगी चर्चा। लोकसभा में हुए खराब प्रदर्शन पर बड़ी बैठक। लखनऊ से खबर, कल बीजेपी की होगी बड़ी बैठक। पब्लिक सर्विस के मामले को लेकर एमएलए नाराज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, कल एक बड़ी बैठक है, जैसा अभी हम चर्चा भी उस चीज़ पर कर रहे हैं कि कल तो सब पर 1-to-1 सबका होना है, विधायक, सांसद और जो प्रत्याशी थे सबकी अगर जो भी दिक्कतें परेशानी है कल उनको शीर्ष नेतृत्व तो सुनेगा। बिल्कुल विशाल, देखिए कहा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव जैसे ही समाप्त हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो एक मंशा थी कि इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, वो कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद से अब आवाजें जो है वो उठनी शुरू हो चुकी हैं। लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक और अपने ही पुराने कार्यकर्ता जो है वो लगातार आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे वो कभी धरने बैठे हुए दिखाई देते थे या किसी न किसी कारणवश नाराज दिखाई देते थे। इसी कड़ी की बात करते हैं तो होने वाली प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होगी कल। महत्वपूर्ण बैठक है इस कार्य समिति में और इस मुद्दे पे कई बार भी चर्चा की जाएगी कि कैसे लोकसभा चुनाव में इस बार हार का जो भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ा है और उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं जिनमें उपचुनाव होने हैं उन 10 सीटों पर चर्चा होती नजर आएगी। और फिर महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर लगातार लखनऊ में आज कई केंद्रीय मंत्री आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में सब हिस्सा लेंगे इसमें, क्योंकि प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। ऐसे में जो संगठन मंत्री हैं वो धरातल पर मौजूद रहेंगे, विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो बड़े विधायक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर कल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में सभी विधायकों का और मंत्रियों के साथ में एक बार सामना होगा, 1-to-1 होगा, यानी कहा जा सकता है कि तो टेबल टू टेबल टॉक होगी तो बहुत कुछ होगा जो सामने निकल करके आएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण ये कार्य समिति की बैठक है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जो खराब परफॉर्मेंस किए हैं उसके बावजूद, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आने वाले समय के जो 27 की जो तैयारियां हैं उसको भी देखा जाएगा। और इसके साथ साथ विधानसभा के जो उपचुनाव है विशाल, उनको भी देखने को इस बात देखने को बैठक में मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका। जेपी नड्डा, सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी बड़ी बैठक है और इस बैठक में 1-to-1 जो कार्यक्रम होगा इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, जेपी नड्डा इसको लीड करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो दिक्कतें परेशानी हो सबके सामने होंगी। अमलेंद्र अपनी बात को पूरा करें। जी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 वर्षों से केंद्र में और जो 7-8 वर्षों राज्य में जो जहर बोने का कार्य कर रही थी, जनता ने उसको नकारने का कार्य किया। अभी मीटिंगें कर लें, बैठकें कर लें,
कुछ भी कर लें, इनके हाथ में 2027 की सत्ता नहीं आने वाली है। ये देश की जनता भी जानती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। इसीलिए आए दिन मीटिंगें कर रहे हैं, एक झुंझुना टाइप का विधायकों को दिया जा रहा है, इसलिए शायद कहीं भगदड़ ना बन जाए। इनकी सरकार 2027 तक चलने वाली है, तो ऐसा ना हो केंद्र के जाते जाते ही ये राज्य सरकार भी चली जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो सामने निकल के आ रही हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है और कांग्रेस के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। देखिए, कांग्रेसियों ने पिछले 10 वर्षों में बहुत मेहनत की। राहुल जी ने भी लोगों के बीच में उतर के गए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी किसानों से मुलाकात की गई। जो हमारी इतनी खुशी आपको तब ना होती अगर आपको समाजवादी पार्टी का साथ ना मिलता। देखिए, बिल्कुल हमारे थोड़ा नाम लीजिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ने मेहनत की तो अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल मेहनत की। हमारा इंडिया अलायंस का एक एक साथी बिल्कुल हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसने मेहनत की है। और बिल्कुल हम हमेशा देखिए अपने सहयोगों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने हर बुरे वक्त पर अपने सहयोगों का साथ दिया है, जबकि इसका उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगियों को तोड़ने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में एक डूबती हुई नाव है जो डूबने के ही कगार पे है, और लोग उसमें उथल पुथल हो रहे हैं। अभी आपने कई नेताओं की बाइट सुनाई जो बड़े सक्षम नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, और उनका जिसको सोचिए कि एक थाना प्रभारी या तहसीलदार उनके मन की बात नहीं कर रहा, तो उसी एक आम आदमी को उसी थाने, उसी तहसील में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो ये उत्तर प्रदेश का आलम है। यहाँ भ्रष्टाचार और महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ पर लोगों के लिए अभी एक इनके मंत्री का बयान आया था कि 100 रुपए किलो दाल, लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया, वो अपने बयान से पलट गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ निकल के आती हैं, और इन्हीं का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर का वोट कह लीजिए या इनके जो मूल संगठन के लोग हैं वो खुद इनसे नाराज हैं, वोट नहीं करने वाले हैं। अब देखिए, अमित शाह आ रहे हैं अपनी दुकान लेके, कभी योगी जी लेके जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नेता जो दिल्ली कूच वाले थे, अब उत्तर प्रदेश में अपना डेरा डालेंगे, मंत्रालय छोड़ छाड़ के। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, इनको जहां जहां बाढ़ है, असम है या मेघालय है या त्रिपुरा, जहां पे भी दिक्कत है वहां छोड़ के वो उत्तर प्रदेश जैसे जहां पे इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है वहां पे टाइम देने पे लगे हुए हैं। तो यही सारी चीजें इनके लिए एक बड़ा नकारात्मक माहौल बनाती हैं और वही इनको तोड़ के रख देंगी। देखिए, अभी कुछ साल पहले आपने देखा कि जो 22 का चुनाव हुआ, बहुत ही अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया इनके लिए, और लग रहा था कि शायद ये एक अच्छा आउटकम्स लेके आए, जनहित की बात करें, जनता की बात करें। तो ये इनके ही लोग उसको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप बेरोजगारी ले लीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस के लोग थे उन्होंने ही पेपर लीक में हाथ आया और वो कहाँ गायब, वो भी किसी को पता नहीं चला। तो जनता धीरे धीरे सारी चीजों को समझ चुकी है और 2014-19 की गलती उसने 2024 में नहीं दोहराई है। हाँ, बस थोड़ी कमियां रह गई थी, 2027 में वो भी पूरी हो जाएंगी। और चलिए, मैं जरा वरुण मिश्रा का रुख कर लूँ, फिर मैं डॉक्टर राज तिलक के पास चलूँगा। वरुण जी, आपकी पार्टी के लिए तो अच्छी खबर है भाई कि आप, लेकिन एक चीज़ आपके लिए भी है, आपकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक है, तो ये 7-8 विधायक जो गए थे इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इनके लिए भी तो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ना। आप लोग अभी कर नहीं रहे हैं कुछ। आप सिर्फ बीजेपी के पास वो चले गए, क्रॉस वोटिंग हो गई, बड़ी अखिलेश जी परेशान हो गए। अखिलेश जी जाके कहे कि किसी को गाड़ी दी थी मैंने, कोई रो रहा था तो टिकट दे दी, तमाम बातें कही उन्होंने 7-8 विधायकों के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्रवाई भी तो नहीं की गई। देखिए, ये विधायक थे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो कुछ भी कृत्य किया, जिस लालच में किया हो, जिस दबाव में किया, इसका परिणाम तो देखिए मिलना ही। सत्र जब आएगा तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण इसका परिणाम, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो कार्य है, वो उस कार्य को संपादित करेंगे और बहुत अच्छे से संपादित करेंगे, क्योंकि देर से जो काम किया जाता है वो बड़ा सोच विचार के किया जाता है। और जिस डिबेट में हम लोग आज बैठे हैं, इसका पहला सूत्र वाक्य है कि बांधे बाजारें बहुत दिन तक नहीं चलती। तो जो बांधी हुई बाजार को बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में 10 साल, तीसरे टर्म में लंगड़ी लुंगड़ी सरकार के रूप में, और उत्तर प्रदेश में 7 साल 8 साल के जो दौर पे रहेंगे, ये बहुत दिन तक ये सरकारें, अब इनका झूठ का पुलिंदा जनता, जो हम लोग पिछले 7 साल से डिबेटों में बैठ करके कह रहे थे कि ये झूठ है, ये गलत है, ये गलत बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान का जो एक गुलदस्ता उसके फूलों को उखाड़ उखाड़ के अलग अलग फेंक रहे हैं, तो वो जनता को अब समझ में आ गया कि राशन जो इन्होंने दिया कितने दिन तक चला,
जो इन्होंने सारे काम करे। आज जिस तरीके से, जैसे अभी हमारे देवेंद्र प्रमुख जी बोल रहे थे कि अनुशासनात्मक पार्टी है हमारी, बहुत अनुशासन होता है यहाँ पर, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। आपकी पार्टी में वो भी कृत्य होता है कि जब विधायक जूता उतार कर सांसद से मारने लगता है और भरी महफिल में भरे अधिकारियों को मारने लगता है, तो ऐसी अनुशासन वाली पार्टी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आज उत्तर प्रदेश जिस हालात दौर से गुजर रहा है, कोई भी समस्या उठा लीजिए भाई, अगर किसी के सड़क में पानी भरेगा, वो पानी भर के घर के अंदर आएगा, तो वो व्यक्ति किसके पास जाएगा? कॉर्पोरेटर के पास जाएगा, मेयर के पास जाएगा, विधायक के पास जाएगा। सारे मेयर आपके हैं, कॉर्पोरेटर अधिकतर आपके थे। आपने हिंदू मुस्लिम कर करके, मंदिर मस्जिद करके, होली दिवाली ईद बता के आपने जीत लिया। आज जब घर के अंदर आदमी के पानी घुसा है कानपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। मुख्यमंत्री जी जरूर हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कर रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर से जरूर हवा जो चल रही है उससे पानी उधर भाग जाएगा, कहीं एमपी हो कहीं बिहार में, उसके पंखों से मैं मान सकता हूं। मगर जो पानी लोगों घरों घुसा, जो आज भ्रष्टाचार है, कानपुर में विधायक धरने में बैठ जाते हैं, थाने के बाहर धरने में बैठ जाते हैं, 4 घंटे बैठे रहते हैं। अच्छा, अगर कोई एक आम जनता है, उसका तय या तो थाना अध्यक्ष करेगा, चौकी इंचार्ज करेगा, या फिर एक जिसको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन करके भेजा गया है, या तो वो उसको बताएगा ये व्यक्ति सही है गलत है क्या नहीं। जब एक प्रदेश को चलाने के लिए 2 धुरियां होती हैं, शासन और प्रशासन। हमारी विधायिका भी उसकी साथ में पूरी अंग होती है, सरकार होती है, वही सरकार के निर्णय को इन अधिकारियों को मानना भी पड़ता है। अब अगर इसमें यह तय होगा, जैसे अभी हमारे देवेंद्र प्रमुख जी ने कहा कि नहीं पहले की सरकारों में कॉलर पकड़ लिए जाते थे, कप्तान मारे जाते थे, भाई कोई एक घटना बता दीजिए, कोई भी एक घटना बताइए। क्या आपकी सरकार में कितने घटनाएं आ चुकी हैं अब तक पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर? कहां कहां पर पुलिस को दौड़ाया गया है, क्या क्या हुआ? बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कानपुर में कितने थानों का घेराव हुआ है? इसको आप गुंडाई नहीं मानेंगे? इसको आप अनुशासन मानेंगे? चाहे गोविंद नगर थाना हो, चाहे कोतवाली हो, यहाँ पे कोतवाली में एक आपके पार्षद का लड़का डूब करके, मेरी पूरी बात, मैं आपके बीच में नहीं आया, पार्षद का लड़का डूब के मर जाता है, वो कहता है मेरे लड़के की हत्या हुई है, वो डूब के नहीं मरा है, उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। सारे भाजपा के पूर्व विधायक आकर के, पूर्व जिला अध्यक्ष बैठ करके कोतवाली कानपुर नगर में धरना देते हैं, तब अगले दिन उसके लड़के की, वो मंडल अध्यक्ष भी है। मैं एक निश्चित तौर पर देखिए, सरकारें होती हैं, पुलिस को कार्रवाई करती है, मगर जो ये आलमी दौर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसका निष्कर्ष 2024 में जनता ने दे दिया। और जो मिश्रा जी ने बोला है, विधायक जी ने, कोई गलत नहीं बोला, ये तो आम बच्चे की जबान पे आ चुका है। आप कोई भी आप पूछिए तो आदमी कह रहा नहीं 2027। आज आप लूली लंगड़ी सरकार में देश में हो, अगर ये सरकार जाती है और चली जाती है आपकी, तो कल की डेट में उत्तर प्रदेश कितने दिन आप कर पाओगे? और जनता ने अपना मन बना के हिंदुस्तान में आपको 13 में से अब देखना होगा कि भाई अभी यूपी में भी उपचुनाव है, कल की बैठक भी है। वरुण जी, मैं रोकूंगा आपको, मैं रुक करूंगा डॉक्टर राज तिलक जी का। सर, सारी पार्टियों को आपने सुना, विधायकों के बयानों को सुना। अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहले सुना था, याद आ रहा है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, ये सियासत हम तुझे दूर से पहचान लेते हैं। एक भूकंप आया लोकसभा चुनाव में, और उस भूकंप में एनडीए की सीटें जो थी वो लगभग 50 कम हो गई एक झटके में, और विशेष तौर पे बीजेपी उसमें ज्यादा आहत हुई, लगभग 63 सीटें नीचे चली गई। और ये सीटें गई कहां वो भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन जो पहले विखंडित था, छोटे छोटे टुकड़े थे, उसमें संगठन का असर दिखाई दिया, लोगों के पास उसके कार्यक्रम जाते हुए दिखाई दिए, और उनकी संख्या 107 नए एमपी जोड़ने में वो कामयाब रहे। कौन जीता कौन हारा, कौन सत्ता में है, वो स्पष्ट है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि एक बहुत एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रहा है और दूसरे उसी त्वरण के साथ नीचे जा रहा है। किसी भी बीमारी को ठीक करना हो तो उसकी पहली शर्त यह है कि हम माने कि हम बीमार हैं, क्योंकि जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते तब तक सुधार का कोई काम शुरू नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां बीमार अपनी बीमारी के प्रति लापरवाह है, डिनायल मोड में है, और अभी भी वही ताव, वही तेवर, वही अहंकार, वही कश्मकश
वही रस्साकशी वैसी ही जारी है। अतीत के घावों को कुरेदा जा रहा है और संविधान हत्या दिवस जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा है, बजाय इसके कि कुछ हम बाहर निकल के सकारात्मक करें जो जनता में हमारी छवि बदल सके। बिल्कुल। जब तक वो पुराने मोड में रहेंगे कि हमारा अतीत महान था, जो कुछ था वो पीछे हुआ है, तब तक आप रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाते रहेंगे तो एक्सीडेंट तो फिर होगा ही साहब, दुर्घटनाएं निश्चित है। और जब एक झटका आता है भूकंप का, उसके बाद धरती कांपती है, पलस्तर गिर जाता है, ईंटें उखड़ जाती हैं, लोगों का दाह संस्कार करना पड़ता है, मौतें होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगातार बहुत समय तक झटके आते रहते हैं। भूकंप के बाद के आने वाले झटकों के बारे में आपने भी सुना होगा। कई देश हैं जो भूकंप के झटकों से उबर नहीं पाए हैं। मुझे लगता है वो स्थिति ना हो। देवेंद्र जी, ऐसे अलग अलग विश्लेषण हुए हैं, थोड़ा सा उस पर जवाब देना भी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कुछ सपने होते हैं और सपने जो हैं वो हकीकत होनी चाहिए, खाली हसीन नहीं होने चाहिए। भारत की जनता ने, जनार्दन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो बहुमत दिया है, ये लोकसभा चुनाव की चर्चा जिस पर हम कर रहे हैं वो एक बड़ा जनमत है और तीसरी बार है। हाँ, हो सकता है हमें नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करने का काम भी हमारा है। इतना सक्षम हमारा दल है और इतनी समीक्षाएं हम ओपन करने की हिम्मत रखते हैं। आज अच्छी बात है, आप हमें सीख दीजिए जहां जरूरत है, लेकिन कम से कम सीख देने लायक बनिए। एक उंगली आप हमारी तरफ उठाते हैं, चार उठती हैं आप लोगों की तरफ। आप सोच जाते, भूल जाते हैं कि आपका वही शासन जिसमें हमने बदलाव किया था, जिसका आज परिणाम ये था, हम 17 के बाद या हम 14 के बाद या 22 के बाद या 24 के बाद जो हमने किया वो आपके कार्यकलाप इस देश ने देखे थे। ये वही उत्तर प्रदेश है। आप आज हमें पुलिस की और उसकी शिक्षा बता रहे हैं कि एक बयान पर पूरा कव्वाल और मुजफ्फरनगर जला था, पूरा देश जल गया। ये वही शासन प्रशासन होता था कि आजम खां बैठते थे और फोन करते थे और एक यहाँ से एसपी से लेकर, मैं कोई वैसे ही नहीं बोल रहा था, तथ्य के साथ बोल रहा था, एक आजम खान की भैंस खुल गई तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर उसके पीछे लगा रहा। और दिन में आप कितने इंस्पेक्टर और कितनी घटनाएं, हत्याएं गिनाऊं तो कई आपको घंटे कम पड़ जाएंगे। मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, आप लोग तो बोल रहे हैं जोश में, लेकिन मेरा होश भी बरकरार है। मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं समीक्षा की बात भी साथ साथ कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करनी जानती है। छोटी सी बात पर इतना बवाल होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयार हुआ, अच्छी बात है। ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा जो अहंकार नहीं है, हम जमीन पर काम करते हैं। हमारे नेता का ये बयान था, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये उनका एक ऐसा बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में जमा हुआ है। और फिर कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां जरूरत है वहां बिल्कुल निश्चित जो है सीखेंगे। और ये तो आने वाला जो है ना, आप वो छोड़िए, आप अभी 27 का तो सपना देखना छोड़िए, क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा है कि 24 में भी तुम ही जीत गए। अरे अभी तो 99 नर्वस वाले भी हमें सीख दे रहे भाई। आप समझ रहे हैं कि हमने 100 में तो जो है 100 सीटों में से 99 लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, आप 543 में से 99 पर आए हैं। और जिनके घुटनों पर आए हैं ना, उनको एक सीट के लिए गालियां दी थी आप लोगों, और वो अखिलेश जी लात मार कर आए थे। आपको पता है नहीं पता मध्य प्रदेश का या प्रदेशों का, जहां जहां आपने एक दो यही दिक्कत है। अभी आप कह रहे हो ना, अभी आप कह रहे हो कि हम सारी चीजें भूल के हम समीक्षा कर रहे हैं। आपको तो अभी तक ध्यान ही नहीं देना है कि अखिलेश जी कैसे आए थे और राहुल जी क्या कर रहे थे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मोती सिंह कैसे मानेंगे, रमेश मिश्रा विधायक है ये कैसे मानेंगे, और कृपा शंकर सिंह जो शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा, वो ऊपर वाले लोग कौन है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है विशाल सर। एक ये संगठन की यही पहचान होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई ऊपर है, या कौन था पहली सरकारों में ऊपर और नीचे, एक ही तो था भाई। कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल जी की पार्टी है, और समाजवादी जो है मुलायम सिंह जी, और अब अकेले अखिलेश जी की बची है, वो भी नहीं रहे अब। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, 140 करोड़ लोगों की पार्टी है। कब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कब कौन शीर्ष नेतृत्व आ जाए, उसमें सबकी बात सुनी जाती है भाई। बहुत अंतर है, अभी बड़ा समय लगेगा। सपने मत देखिए, आप वेंटिलेटर पे थे आप लोग। आप इसमें जी बिल्कुल। मैं फाइनल
मैं आखिरी के 1 मिनट वरुण आपको दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह जो है चलिए ऐसे कमेंट जल्दी से वरुण अपनी बात को खत्म करें। और हम जैसे व्यक्ति को आप चलिए देवेंद्र जी जवाब लेता हूँ, देवेंद्र जी जवाब लेने दीजिए। देवेंद्र जी, अमलेंद्र भाई, वरुण भाई जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। भारत की राजनीति से अलग हो गए हैं भाई। आज चलिए ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा, किसी की बात पूरी नहीं होगी। देवेंद्र जी मेरी बात सुनिए, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, पूरा समय आपको मैंने दिया। देवेंद्र जी चलिए म्यूट कर दीजिए, देवेंद्र जी को म्यूट करिए, वरुण अपनी बात को रखें। इस लोकतंत्र के खिलाफ गए हैं, विदेशों में जाकर बयान दिए हैं, बेशक आप कहीं ना कहीं आप हुए हैं। के साथ आपको रोकूंगा, वरुण अपनी बात को पूरा करें। बन गए अपने डिबेट भाषण नहीं होती है, ये तथ्यों पर आधारित होती है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच आ रही है, पूरी आवाज आपकी आ रही है, जल्दी से। तो बता रहे थे कि देखिए सरकार तो एनडीए की ये 4 जून से आया है। इससे पहले तो मोदी की सरकार थी, मोदी की गारंटी थी। जिस समय दिल्ली में लंगड़ी लूली सरकार के साथ में पहुंचे हैं, उस समय इन्होंने जाके कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है। उससे पहले तो एनडीए का नाम ही गायब हो गया था। हम तो आज भी कह रहे हैं हम इंडिया का हिस्सा हैं, हम इंडिया का हिस्सा। जो इन्होंने बताया कि मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आपको हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। किस तरीके से इन्होंने बताया कि आपको एमपी में जाकर के एक सीट के लिए देखिए, राज्यों के हिसाब से अलग अलग था। कहीं पर हम मिलकर के लड़े, कहीं पर हम अलग अलग लड़े, मगर हमने इनको हराने का जरूर काम किया। ये जो 400 पार का नारा था, आज वो रुक गया कर। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, मैं रोकूंगा, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सुरेंद्र दुबे जी से। सुरेंद्र जी फाइनल कमेंट। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। सर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और मैंने देखा बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए वो हर बाल को डक कर गए, वरना भाजपा के प्रवक्ता नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, मैं इसके लिए इनकी तारीफ करता हूँ कि अपना मुस्कुराते रहे, अपनी बात भी कह दी, हमारी बात भी सुनी। और यही होना भी चाहिए किसी डिबेट में। कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। देखिए अभी राहुल गांधी ने मतलब स्मृति ईरानी के लिए एक वो पोस्ट लिखी। बड़ी बात है कि मतलब हमें हारने जीतने से वो नहीं लगना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी में इस समय अब वो हार गए तो भाई कम सीटें आई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब वो है कि जब हम हार जाते तो 10 लोग हमारा कान पकड़ के बिल्कुल अब ये देखना होगा सर कल की बैठक में क्या होता है और बैठक के बाद क्या चीज निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सर आपका, डॉक्टर राजतिलक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरुण मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमलिंद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और देवेंद्र प्रमुख जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।